हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पिंटू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आपको लेकर चलता हूं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्यारे बच्चों, आप बड़े ही एक्साइटेडमेंट होंगे इस चीज के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्योंकि अब तक आपने जो 10th में पढ़ा वो सारा का सारा जो पढ़ा था वो रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। बट अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा इमेजिनरी नंबरों से रिलेटेड, कि कल को अगर कोई इमेजिनरी नंबर भी आपको मिले तो किस तरीके से उसका आपको सॉल्यूशन देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। काफी सारी की सारी चीजें अपन को नई सीखने को मिलनी है। तो आपको यानी कि लगातार मेरे साथ बना रहना है। और मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो बिना देरी किए हुए फटाफट आप मेरे से जुड़ जाइए और मैं आपको लेकर चलता हूं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। और आज की इस क्लास में जो अपन चर्चाएं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वो क्या क्या चर्चाएं करेंगे। तो देखिए बेटियों, अपन आज के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं किन किन चीजों के बारे में, कि अपन को यहाँ के कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी कहानी पढ़नी है प्यारे बच्चों, वो किसके बारे में पढ़ना है। तो आज के इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके के परिचय है, आपने अब तक क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ने वाले हो। इसके बाद अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कि एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि आपने 10th में जो भी चीज पढ़ी है वो सारा किसके बारे में पढ़ा है, एक रियल नंबर के बारे में पढ़ा है, सारा वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। बट यहां जूनियर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, किसके बारे में पढ़ने जाएंगे अपन, इमेजिनरी नंबर की एक इमेजिनरी नंबर होता क्या है। फिर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसमें इसमें यानी कि क्या क्या चीजें होंगी। फिर अपन पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ आयोटा, कि आयोटा का मान, वैल्यू ऑफ आयोटा, इस साइन को बोलते हैं आयोटा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे, वो भी किसके लिए, इंट्रीगल के लिए, कि एन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। फिर इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स, कि जो बार बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो, समिश्र संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हो, उन पर आप क्या क्या ऑपरेशन लागू करेंगे, क्या क्या संक्रियाएं करेंगे। तो उनके बारे में आज इस चैप्टर का यानी कि बेसिक थ्योरी अपन क्लियर करने वाले हैं। इसी चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, की एक सम्मिश्र संख्या की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। फिर इसी चैप्टर में आज की इस क्लास में अपन कवर करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग बेटे होता है संयुग्मी। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मी, की एक सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी क्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, की जो संयुग्मी होती है उस क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं, वो भी आज की इस क्लास में अपने थ्योरी में कवर करने वाले हैं। फिर अपन इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, की एक सम्मिश्र संख्या का मापांक किस तरीके से डिफाइन करने। फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि जो आपका मापांक फलन है उसके क्या क्या गुणधर्म है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में अपन लास्ट डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की यानी कि अगर कल को रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या है, ऐसा यानी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशनों का मान कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बेटे आज के इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 11th का चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कुछ आप इन सारे पॉइंटों के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चाएं करने वाले हैं अपन, कि कौन सी चीज क्या होगी। तो आइए बेटे किस तरीके से, सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसको देखते हैं
इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन में बेटे क्या है कि मान लीजिए कल को आपको दे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपको इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू रूट माइनस वन, इस तरीके का इक्वेशन आ गया। और इस तरीके का जब इक्वेशन आ जाए, या आपको कोई इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स इक्वल टू रूट माइनस फोर। ऐसी जब इक्वेशनों की स्थितियां आई, तो ऐसे नंबरों को सॉल्यूशन करने के लिए किसका निर्माण किया गया? सम्मिश्र संख्या का निर्माण किया। क्योंकि आपने जो 10th में पढ़ा है वो केवल और केवल किसको पढ़ा है? रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें कोई रेशनल नंबर हो और क्या हो? इर्रेशनल नंबर हो। तो इन दोनों से मिलाकर आपका क्या बनता है? रियल नंबर। बट जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कभी भी क्या नहीं होता? वास्तविक संख्या नहीं होता। और जब ऐसी समस्याएं सामने आई कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आए, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए किसका उपयोग करना पड़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक वैज्ञानिक थे जिसने कहा कि रूट के अंदर माइनस वन आए, उसको ये संकेत दिया जाएगा, और इस संकेत का मान क्या था? आयोटा। इसको क्या कहा गया? आयोटा कहा गया। कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो क्या कहा गया? आयोटा। यानी कि बेसिक ये इंट्रोडक्शन था कि अपन इंट्रोडक्शन में कल को ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए या ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए तो रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या, यानी कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या हो? ऋणात्मक संख्या हो। आप ऐसी कोई वास्तविक संख्या ढूंढ ही नहीं सकते अगर कल को उसका क्या कर दिया जाए? वर्ग कर दिया जाए, और वो क्या मिल जाए आपको? ऋणात्मक संख्या मिल जाए। तो जब ऐसी स्थितियां आई तो किसकी व्यवस्था की गई? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन ने सेकंड पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद, अपन को पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। किसको पढ़ना है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर में कोई बड़ी खास बात नहीं है बेटा। इमेजिनरी नंबर का मीनिंग काल्पनिक संख्या। और क्या होती है एक काल्पनिक संख्या? कल को यदि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो ऑलवेज आपकी कैसे नंबर कहलाते हैं? काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कल को किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए, यहाँ का कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसका क्या ले लिया जाए? स्क्वायर रूट ले लिया जाए, वर्गमूल ले लिया जाए, तो वैसे जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगे। अब देखना बेटे, उस सबसे इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखना कॉम्प्लेक्स नंबर कि जिस तरीके से आपका रियल नंबर कितनी बातों से मिलकर बना था? रैशनल और इर्रेशनल। सेम ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी कितनी बातों से मिलकर बना है? दो बातों से मिलकर बना है। वो दो बातें कौन सी हैं?
एक तो है रियल और एक है इमेजिनरी। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी बातों से मिलकर बना है? दो के कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो रियल नंबर से और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आपने बखूबी पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कि एक रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जिसमें रैशनल और इनरैशनल का क्या हो, कॉम्बिनेशन। तो अब तक आपने जो चर्चाएं की थी के बारे में की, रियल नंबर के बारे में, और दूसरा क्या आ जाए, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी अभी मैंने बताया कि कल को यदि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या है तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और वहां स्पेशल एक साइंटिस्ट आया, मैथमेटिशियन, जिसने कहा कि रूट के अंदर -1 आए उसको ऑलवेज आपको क्या नाम देना है, आयोटा नाम देना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब रियल पार्ट तो अपन मान ले कि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, तब z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिख दो, या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में जो नंबर लिखा जाता है आपका, वो ऑलवेज क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। कोई पूछ कल को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इमेजिनरी नंबर, कि जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का कंबाइन हो, वो ऑलवेज आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सही जेड, तो देखिए बेटे, अब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अपन देख ले कि x क्या है, y क्या है। तो x प्लस आयोटा वाई में जो x होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया उसका वास्तविक, और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या होता है, z होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी, आपसे कोई सा जवाब दे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पूछे x क्या, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कोई पूछे z सम्मिश्र संख्या का क्या डेफिनेशन, तो आप देखिए x और आयोटा वाई, जिसके साथ आयोटा लगाए मीनिंग वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और दोनों का आपने क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है, मीनिंग ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सम्मिश्र संख्या। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि वह नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों का क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो बनने वाला नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपना किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट जो अपन इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स। कि मान लीजिए अब ये x प्लस आयोटा वाई फॉर इजी, कि आपसे कहे कि z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू क्या दे दिया, +3 आयोटा। तो इसका मीनिंग 2 तो क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z आपका कितना है, 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है आपका, 3। कल को यही कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दे दे फॉर -3 आयोटा, क्या दे दे, फॉर -3 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z तो आपका कितना है, 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है आपका, -3। साइन का भी आप क्या करें, ध्यान रखें। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी अपन ने पढ़ ली कि एक सम्मिश्र संख्या होती क्या है, तो अब इस पर जो काम करेंगे, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सम्मिश्र संख्याओं के क्या देखेंगे अपन, क्रियाएं। सम्मिश्र संख्या पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाओं में देखो बेटे कि कल को आपको कोई दो सम्मिश्र संख्या Z1 और क्या दे, Z2 दे, और इस पर ऑपरेशन करना हो कि Z1 और Z2 को किस तरीके से जोड़ा। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो सम्मिश्र संख्याओं पर अपन काम करने जाएंगे उनमें को जोड़ना सीखेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाना सीखेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल सीखेंगे और दो सम्मिश्र संख्याओं का क्या सीखेंगे, डिवाइडेशन। तो समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में जो पहला है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने मान लिया लेट कि Z1 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरी कोई सम्मिश्र संख्या Z2 है A2 प्लस आयोटा। इससे पहले एक चीज, चलो कोई बात नहीं, तो Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B। तो ऑपरेशन से पहले एक चीज और पढ़ ले अपन, और वो क्या पढ़ ले, वैल्यू ऑफ आयोटा। पहले इस चीज को वैल्यू ऑफ आयोटा कि आयोटा का मान ज्ञात करें जब आपका n कैसा हो, इंटीजर हो, n कैसा हो, इंटीजर, उसके लिए ही आपको किसका मान निकालना है, आयोटा। तो बेटा इसमें एक रिमार्क आप ऑलवेज याद रखो, और क्या कि आपसे कहा गया था √-1 ऑलवेज क्या रहता है, आयोटा। अब यदि कल को मैं इसका स्क्वायर कर दूं, रूट हटेगा तो -1 आएगा और यहां क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। दूसरी कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से चमका लेनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, -1। कल को मान लीजिए मुझे क्यूब करना पड़े तो आयोटा से, तो -1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब का जो मान होगा वो कितना होगा, माइनस आयोटा। अब मुझे अगर मल्टीप्लाई करना हो किससे, आयोटा से, फिर तो ये क्या हो गया, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये चार कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखनी, आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो ये आयोटा की ये पावर है वो ऑलवेज क्या ही होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं हो। कहीं ऐसा नहीं कि 1/2, 1/3, 1/4 के लिए आप काम करें। तो आपके जो यहाँ आयोटा की वैल्यू है पूर्णांक में, तब उनकी वैल्यू फिक्स कर लेना। ये चार मानों को बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार रख लेने हैं कि आयोटा अगर कोई नींदों में भी पूछे, आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 पॉजिटिव है। अब मान लीजिए कल को इनसे कोई बड़ी वैल्यू आपसे पूछे, ये चारों चीजें आपको याद हैं, तो आपसे जो मर्जी आए कोई भी आयोटा की वैल्यू पूछे तो आप इजीली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखना बेटे कि मान लीजिए फॉर इजी आपसे कहा आयोटा की पावर 13 का मान बताओ, आयोटा की पावर किसका मान बताओ, 13 का, कि आयोटा की पावर 13 का मान क्या हो। तो बेटे ध्यान देना हमेशा आयोटा की पावर 4 तक की तो ठीक है, अगर आयोटा की पावर 4 से ज्यादा बड़ा है तो फिर आपको पहले उस पावर में किसका भाग दे लेना है, 4 का। किसका भाग दे लेना है, 4 का, और भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उससे आयोटा की पावर मानेंगे और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उन 4 स्टेपों में कि आयोटा बचा है, आयोटा स्क्वायर बचा है, आयोटा क्यूब बचा है। तो देखो 4 से बड़ी पावर है और 4 से बड़ी पावर हो तो पहले उस पावर में किसका भाग दे लो, 4 का, यानी कि 13 में किसका भाग दो, 4 का। तो कितनी बार, 4 × 12 कंप्लीट चीज, यानी कि चला गया 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल बचता है, उसको आयोटा की पावर लिखो। तो आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आयोटा। आयोटा का मान कितना होता है, रूट में क्या लिख दो, -1। फॉर इजी आपसे कहा आयोटा की पावर 45 का मान बताओ, किसका मान बताओ, आयोटा की पावर 45, क्या 46 का मान बताओ कि आयोटा की पावर 46 का मान क्या हो।
तो जब भी आयोटा की पावर किससे बड़ी हो, 4 से बड़ी हो, तो पहले पावर में किसका भाग दे लें, 4 का। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार चला गया, 11 बार। 11 चौको 44, कितना शेषफल बचा, 2। 44 और 2 कितना, 46। जो भी शेषफल बचता है उससे आयोटा की पावर मानो आप। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पढ़ी थी, कितना होता है प्यारे बच्चों, -1। कल को मान लीजिए आपको दे दे आयोटा की पावर माइनस का 34 का मान बताओ, आयोटा की पावर किसका मान बताओ, 34। तो जब भी अगर आयोटा की पावर नेगेटिव आती है, तो या तो वही नेगेटिव में कैलकुलेट कर लो या पहले उसे क्या बना लो, पॉजिटिव। तो आयोटा की पावर 1 बाई कितना है, -34। और जब किसी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाते हैं तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर किस में चेंज होता है, डिनोमिनेटर। अंश को हर में बदल दो और हर को अंश में बदल, तो 1 बाई क्या लिख दो, आयोटा। और ऐसा लिखते ही पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो ऑलवेज 1 ही है, और आयोटा की पावर कितनी हो गई, 34 हो गई। यानी कि अभी फिलहाल अपने पास जो कंडीशन आ गई वो 1 बाई आयोटा की पावर कितनी हो गई, 34। अब 1 तो आपके पास है ही, ठीक है छोड़ो। अब यहां आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 से बड़ी है, मीनिंग 4 का डिवाइड कर लो, तो कितना बार चला गया, 8 चौक 32, यानी कि 8 बार तो पूरा पूरा चला गया, कितना रिमाइंडर शेष बचा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1, और वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, -1। अब मान लीजिए कल को ये -34 की जगह अगर आयोटा की पावर -35 होता तो किस तरीके से कैलकुलेट, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो पहले इसको नेगेटिव पॉजिटिव बना लो या पहले ही भाग दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बनाएंगे तो 1 बाई आयोटा होगा, और उसकी पावर अब पॉजिटिव कितनी हो गई, 35। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही है, आयोटा की पावर कितनी हो गई, 35। और जब आयोटा की पावर 4 से बड़ी है तो अपन को किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। तो 4 8 32, कितना शेष रहा प्यारे बच्चों, 3। तो आयोटा की पावर में लगा दो जो भी रिमाइंडर आता है। अब आयोटा क्यूब आपने चमका रखा है कि क्या होता है, माइनस आयोटा। बट ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप होता है, क्या होता है, मानक रूप। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मानक रूप होता है वो होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, और यही फॉर्म आपका क्या होता है, मानक रूप। क्या कहलाता है, मानक रूप। तो देखिए कि नीचे कोई आयोटा वाला काम नहीं होना चाहिए। अभी फिर एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे किसको, मानक रूप को, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से मानक रूप में लाते हैं। तो देखो 1 बाई माइनस आयोटा है, तो आप जब भी आयोटा हो तो रैशनलाइज कर लो फिर, क्योंकि कभी भी हर में आयोटा होना नहीं चाहिए। तो 1 को जब आयोटा से गुणा करेंगे तो ये तो आयोटा हो गया, माइनस था, आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में -1, और यहां पहले से माइनस, तो आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा। यानी कि ये किसी सम्मिश्र संख्या का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। क्यों, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। मानक रूप के रूप में कैसे लिख सकते हो, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो 0 तो इसका क्या हो गया, रियल पार्ट, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है 1 वो इसका क्या हो गया, इमेजनरी। तो देखना बेटे, अब इस चीज को भी समझ लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म की मानक रूप। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस आयोटा b का जो फॉर्म होता है वो उसका क्या कहलाता है, मानक रूप। आपसे कल को कह दे फॉर इजी कि z इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा है, 1/3 + 2 आयोटा, क्या ये मानक रूप में है, तो जब तक इसके हर में आयोटा रहेगा वो समय कभी भी
में नहीं होगी। तो फिर किसी सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते कैसे हैं, इस बात को सीख। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को मानक रूप में लाने के लिए उसका हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। हर का यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट, केवल और केवल किसकी बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे नेगेटिव साइन से, और नेगेटिव है तो ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन से। रियल पार्ट के साइन से कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो जब इसको मानक रूप में लाएंगे तो z इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा, तो 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा लिखा। तो z इक्वल टू 1 को 3 - 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो 3 - 2 आयोटा, a + b a - b a² - b² यानी कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर तो कितना, 9, 2 का 4 आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पड़ा है तो प्लस का 4 हो गया। तो 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना, 13, ये आ गया। तो और अच्छे से लिख दो इसको कि 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। अब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z आया है प्यारे, वो आपका क्या है, मानक रूप, जिसमें इजीली आप देख सकें कि क्या इसका रियल पार्ट है, क्या इसका इमेजिनरी पार्ट। तो z इक्वल टू 3/13 इसका क्या है, रियल पार्ट। z इक्वल टू 2/13 इसका क्या है, माइनस का इमेजिनरी पार्ट, जिसमें अपन ये पता कर पाए कि ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी। तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, मानक। और कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर इजी कि z इक्वल टू आपको दिया 1/-2 + 3 आयोटा, ऐसा दे दी। तो वही क्या आप यहां देखकर बता सकते हो इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो -2 3 ऐसा नहीं है, क्योंकि 1/ की फॉर्म में है। पहले इसको किस स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि इसका रैशनलाइज करो। क्या करो, इसका रैशनल। और रैशनलाइज का रूल क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन देखो सिर्फ, रियल पार्ट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को देखो। यदि वो पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, नेगेटिव। और यदि वो नेगेटिव है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, पॉजिटिव। तो अपन ने यहाँ इमेजिनरी पार्ट जैसे ही चेक किया पॉजिटिव आया तो ऊपर नीचे नेगेटिव साइन से। तो z इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा, तो गुणा करोगे -2 - 3 आयोटा अपॉन -2 - 3 आयोटा। तो z इक्वल टू -2 माइनस का 3 आयोटा। अब यहां देखते हैं, -2 प्लस का 3 आयोटा, -2 माइनस का 3 आयोटा। तो एक बार ये संख्या प्लस में है और एक बार ये संख्या किस में है, माइनस में। अगर ऐसे कंफ्यूज हो तो ऐसे लिख लो 3 आयोटा -2, क्या लिख दो, 3 आयोटा -2। अब देखो -2 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, b। तो a + b और a - b मीनिंग a² - b², तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, a + b a - b। तो a का मान तो -2 है बट b का मान तो कितना है, 3 आयोटा ही है, माइनस तो इसका है, तो तभी तो a + b क्या बना, a - b। तो z इक्वल टू -2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 -9 और क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो z इक्वल टू -2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस कितना हो गया, 9। तो यानी 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो अलग अलग इसका क्या दे ले, भाग। तब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में ले जाएं, मानक रूप। रैशनलाइज के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है आपको, का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेक करना है। का किसका साइन चेक करना है, इमेजिनरी पार्ट का। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन से, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको किस फॉर्म में लाते हैं बेटे, मानक रूप में। तो ये कहानी थी स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो वैल्यू ऑफ आयोटा अपन ने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पढ़ लिया। तो वैल्यू ऑफ आयोटा में रिमार्क भी याद रख सकते हो एक, कि आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। अगर ऐसी स्थिति होती तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितना होती है, क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की पावर +1, और ये प्लस का क्या है आयोटा, तो आयोटा से आयोटा, +1 से +1। ओ, तो क्रम में यदि ऐसे लगे हों तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आगे देखना। अब कंडीशन आती है किसकी, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अपन पढ़ रहे थे कि क्या क्या क्रियाएं करने वाले हैं, क्या क्या संक्रियाएं हैं, तो योगफल, एडिशन, पहला काम क्या करेंगे, एडिशन। तो लेट एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z2, और जहां Z1 इक्वल टू तो है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है A2 प्लस आयोटा, ये कहानी आपको दे और आपसे कहा Z1 प्लस Z2 बताओ, क्या बताओ, Z1 प्लस Z2। तो आइए A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट के साथ ऐड कर दो, इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड कर दो, क्या चमकेगा, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2, तो क्या लिखोगे, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों से क्या कॉमन है, आयोटा B1 प्लस, तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। फॉर इजी कि मान लीजिए कोई Z1 इक्वल टू आपको दिया 3 + 2 आयोटा और Z2 इक्वल टू दिया 5 माइनस का 4 आयोटा, और आपसे कहा कि Z1 प्लस Z2 बताओ, Z1 प्लस क्या बताओ, Z2, दोनों को लिखो। तो ये चीज क्या कहलाती है, अगर इसका डायरेक्ट यूज करना चाहे कि वास्तविक भागों को एक साथ जोड़ दो, काल्पनिक भागों को एक साथ जोड़ दो और किसका साइन लगा दो, आयोटा का, तो आता कैसे है, 3 + 2 आयोटा 5 - 4 आयोटा, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू वास्तविक भागों को एक साथ, 5 और 3 कितना हो गया 8, काल्पनिक भागों को एक साथ 2 आयोटा - 4 आयोटा, कितना ही बचेगा केवल -2 आयोटा, लिख दो 8 - 2 आयोटा, ये क्या हो गया Z1 प्लस Z2, कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो अपन ने जोड़ लिया, 3 को 5 के साथ जोड़ा तो 8, ये प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा, जब जुड़ेगा तो लेस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस का 2 आयोटा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा। तो ये पहले ऑपरेशन कंडीशन थी कि कैसे अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की अगली स्टेज आती है किसकी, डिफरेंस की, सब्ट्रैक्शन, कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो लेट कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है A1 प्लस आयोटा B1, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो है A2 प्लस आयोटा B2, और आपको क्या करना हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का डिफरेंस, तो Z1 - Z2 लिखोगे तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, तो Z1 - Z2 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन बदलेंगे, माइनस का A2 माइनस का आयोटा B2,
तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटा दो और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटा दो। कंडीशनें क्या बनती हैं अपने पास, देखते हैं कि A1 माइनस क्या A2 प्लस आयोटा बाहर आएगा तो B1 माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर आई कि कल को यदि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का डिफरेंस करना है, अंतर करना है, तो वास्तविक भाग में से किसको घटा दो, वास्तविक भाग को, और काल्पनिक भाग में से किसको घटा दो, काल्पनिक भाग को, और जो भी आए उसके लिए क्या लगा दो, आयोटा। फॉर इजी कि मान लीजिए z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और आपसे कहा कि Z1 माइनस क्या डिफाइन करना है, Z, तो अपन डायरेक्ट कि फर्स्ट वास्तविक भाग में से सेकंड वास्तविक भाग को घटाओ, तो -1 और इसको भी घटाएंगे, -3 तो माइनस का 4, ऐसे आयोटा में से किसको घटाना है, 4 आयोटा को, तो कितना रह जाएगा, 3 आयोटा। तो ये इसी बात को बताता है कि वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटा लो, काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटा लो, और जो भी नंबर आए वो क्या होगा, Z1 माइनस Z2। सेम जैसे योग का प्रोसेस था वैसा का वैसा ही प्रोसेस किसका था, ऑपरेशन में अंतर का था। अब बात आती है बेटे गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। तो देखना गुणन के लिए कि मान लीजिए कि Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 इक्वल टू X प्लस आयोटा Y है, और आपसे क्या कहा, Z1 डॉट Z2 डिफाइन करो, आपसे क्या कहा, Z1 डॉट Z2 डिफाइन। Z1 डॉट Z2 के लिए दोनों को आप लिखें A प्लस आयोटा B डॉट X प्लस आयोटा Y। तो Z1 डॉट Z2 इक्वल टू A को X के साथ गुणा करेंगे तो AX, एक को आयोटा Y के साथ गुणा करेंगे तो आयोटा AY, प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा BX, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, और ये क्या हो गया, BY। तो Z1 डॉट Z2 AX प्लस आयोटा AY प्लस आयोटा BX, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, और क्या हो गया, BY। तो लिखने का क्या तरीका, Z1 डॉट Z2 वास्तविक भाग वास्तविक भागों को एक साथ लिख लो, तो AX माइनस BY, यहां भी आयोटा यहां भी आयोटा, क्या कॉमन ले लिया, आयोटा, और क्या हो गया, AY प्लस। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। फॉर इजी कि Z1 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, और आपसे क्या पूछ लिया कि बताइए कि Z1 डॉट Z2, तो Z1 क्या था, -1 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस कितना 5 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -1 को 5 आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आयोटा, 2 आयोटा को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आयोटा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो देखना Z1 डॉट Z2 इक्वल टू -3 -5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो Z1 डॉट Z2 वास्तविक संख्याओं को एक साथ, -3 -10 तो कितना हो गया, -30, -5 आयोटा में से प्लस का 6 आयोटा गया तो कितना बचेगा, केवल आयोटा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का क्या कर सकते हैं बेटे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस संक्रिया में है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देना, भाग देना। तो देखो डिवाइडेशन की कंडीशन कि आपको Z1 इक्वल टू दिया A प्लस आयोटा B और Z2 दिया X प्लस आयोटा Y, और आपसे कहा कि Z1 अपॉन Z2 डिफाइन करो।
क्या डिफाइन करो, Z1 अपॉन Z2। तो देखना बेटे Z1 अपॉन Z2 के किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, a प्लस आयोटा बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा आपने लिख दिया। तो ऐसा जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो वो क्या नहीं कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और जब तक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है तो पहले उसे किस में लाया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर इजी कि Z1 इक्वल टू आपको दिया 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 आपको दिया 2 माइनस 3 आयोटा, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी, Z1 अपॉन Z2। तो इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो मैंने कहा कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डिफाइन करो, स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि उसके हर में क्या नजर नहीं आना चाहिए, आयोटा। और अगर आयोटा है तो इसका मीनिंग अपन को क्या करना है, उसका रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण के लिए मैंने क्या कहा, नीचे का नंबर का इमेजनरी पार्ट देखो, यदि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे, और यदि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे। तो -3 आयोटा, रियल पार्ट क्या है, कोई लेना देना, माइनस का 3 आयोटा, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर लो, प्लस के 3 आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये नेगेटिव था, ऊपर नीचे कौन से साइन से कर दिया, प्लस के साइन। तो क्या हुआ, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू ए 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो Z1 डिवाइड बाई Z2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 3 आयोटा से किया तो 3 आयोटा, 2 आयोटा को 2 से किया तो कितना 4 आयोटा, 2 आयोटा को 3 आयोटा से किया तो 6 आयोटा स्क्वायर। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से अपन ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर कितना 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस क्या बना दो सीधा ही प्लस, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू, देखो 2 प्लस 3 आयोटा और 4 आयोटा कितना हो गया 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो कितना हो गया -6, और ये कितना हो गया 13। तो मीनिंग Z1 डिवाइड बाई Z2 जो आपका होगा, तो 2 माइनस 6 तो कितना हो गया -4, और प्लस का कितना हो गया 7 आयोटा, और डिवाइड बाई में कितना हो गया 13। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 होगा -4/13 प्लस का 7/13 आयोटा। तो ये है प्रॉपर Z1 बाई Z2, यानी कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है उसको किस फॉर्म में लाके छोड़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कहानी थी ऑपरेशन से। अब बात आती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि आप क्रम विनिमय की Z1 प्लस Z2 करे चाहे Z2 प्लस Z1, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीजों में से दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो एडक्टिव इनवर्स, क्या बता रहा हूं आपको, एडक्टिव इनवर्स, को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो देखना ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है, कि मान लीजिए कल को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया, तो इसका जो एडक्टिव इनवर्स होगा वो ऑलवेज कितना होगा, -Z। और मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -Z दिया, तो इसका एडक्टिव जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यानी कि आप कर क्या रहे हो, कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, और जो आने वाला है वो आपका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। यानी कि अगर कल इन दोनों को जोड़े तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0।
तो वो वैल्यू अपना क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। फॉर इजी कि आपको z इक्वल टू दे दिया -2 + 3 आयोटा, क्या दे दिया, -2 + 3 आयोटा, और आपसे कहा फाइंड एडक्टिव इनवर्स, कि आपको एडक्टिव इनवर्स डिफाइन करना है। तो योज्य प्रतिलोम z का क्या, कुछ मत करो, आंख बंद करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -z से। तो जैसे ही माइनस से किया प्लस का, और ये माइनस का। अब देखिए जोड़ो, z -z को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 0। यानी कि ये आपका जो एडक्टिव इनवर्स आया है, योज्य प्रतिलोम आया है, बिल्कुल सही है। और एग्जांपल देखें, फॉर इजी z इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा, ये दे दिया, और आपसे क्या कहा, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, इसका क्या बताओ, योज्य प्रतिलोम। तो आपने तो सीधा क्या पढ़ा है कि क्या कर दो, -z, क्या कर दो, -z, देखिए माइनस से क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई। तो -z इक्वल टू -1/1 माइनस क्या हो गया, 2 आयोटा। अब इन दोनों को जोड़ोगे, तो जब भी अगर ऐसा फॉर्म आता है तो आप उस z का स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ, का क्या लाओ, मानक रूप, और मानक रूप में लाने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करो, -z। तो जब भी विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म आता है तो पहले आप उसका क्या ले आए, मानक रूप ले आए, क्या ले आए, मानक रूप। z को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 1/1 - 2 आयोटा है, तो रैशनलाइज करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेक करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन कितना है, माइनस, तो ऊपर नीचे प्लस से, तो 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। तो z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा तो है ही, a - b, a + b, a² - b², 1 - 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या हो गया, +1। तो z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना, 5। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1/5, 2/5 आयोटा। यानी कि ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया z। अब इसका जब आप क्या निकालोगे, एडक्टिव इनवर्स निकालोगे, तो क्या लिखोगे, -z। और -z का मतलब पूरे को किससे गुणा कर दो, माइनस, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, और क्या लिख दिया, आयोटा। अब देखना, अब अगर कल को इस z को और इस z को जोड़ोगे तो -1/5 + 1/5 क्या हो गया, 0। -2/5 आयोटा प्लस का 2/5 आयोटा क्या हो गया, 0। देखिए जो अपना एडक्टिव इनवर्स आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कल को अगर मैन कॉम्प्लेक्स नंबर उसका एडक्टिव इनवर्स दोनों का सम किया जाए तो वो ऑलवेज कितना होता है। अगर कोई विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है तो आप उसको चेंज कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसका क्या निकाल ले, एडक्टिव इनवर्स। तो ये कहानी किस, एडक्टिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें जो और एक इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आता है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहानी बेटे, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि कल को मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1/z होगा। और 1/z को क्या भी लिख देते हैं, z की पावर -1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की खास बात क्या होती है कि मैन कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यदि गुणा कर दिया जाए तो वो प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। वो प्रोडक्ट कितना आता है,
तो आपका मतलब जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है आपने नंबर का, वो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं बेटे एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर इजी z इक्वल टू आपको दे दिया 2 + 3 आयोटा, फॉर आयोटा, और आपसे कहा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन करो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग सीधा सा क्या, 1/z। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में, 2 + 4 आयोटा, क्या गया 1/2 + 4। अब इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1, बट ये 1/z को क्या भी लिखा, z की पावर -1, तो आपने क्या लिख दिया 2 + 4 आयोटा। बट मैंने क्या कहा है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का काम आपको करना है तो वो किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। और क्या ये z इनवर्स यानी कि 1/z का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और इसका फाइनल आंसर दिखाओ। तो z की पावर -1, तो 1/2 + 4 आयोटा। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए करते क्या है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है नीचे उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे, तो 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 4 आयोटा। तो z की पावर -1, ये तो हो गया 2 - 4 आयोटा, a + b a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो z इनवर्स इक्वल टू 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई कितना हो गया 20, अलग अलग डिवाइड कर लो। तो z इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ 2/20 -4/20 आयोटा। z इनवर्स इक्वल टू 1/कितना 10 -1/कितना 5 आयोटा। ये आपका क्या हो गया बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में का मल्टीप्लिकेटिव। वैसे चेक तो यही कर लो कि 2 + 4 आयोटा 1/4 आयोटा, z.1/z जब इसका करोगे तो क्या ही चमक रहा है प्यारे बच्चों, 1 ही चमक। तो ये प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिस क्वेश्चन आपके बनने थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो दो ही चीजों से बनने थे, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के माध्यम से और एक आपका एडिक्टिव इनवर्स के। तो ये बेसिक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की का। अब इस थ्योरी में ही अपन आगे पढ़ने वाले कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। किसको पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का मतलब सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। तो देखना बेटा कि किसी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी किस तरीके से डिफाइन की जाती है, तो वेरी सिंपल, कि कल को कोई सम्मिश्र संख्या z है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, z के ऊपर बार, जो भी z है उसके ऊपर क्या लगा दो बार। अब ये z बार की खास बात होती क्या है कि मान लीजिए कल को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + i है और इसका आपको क्या निकालना है कॉन्जुगेट। तो z बार क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है। केवल रियल पार्ट क्या है कोई मतलब नहीं, अनदेखा करो बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ कहां जाओ इमेजनरी पार्ट पर। और इमेजनरी पार्ट यदि पॉजिटिव है तो उसका साइन कैसा कर दो नेगेटिव, और यदि नेगेटिव है तो कैसा कर दो पॉजिटिव। तो x + i पॉजिटिव है इमेजनरी पार्ट, कैसा कर दो प्यारे बच्चों नेगेटिव, x - i यानी कि इसका क्या कहलाया कॉन्जुगेट। फॉर इजी
कि आपसे कहा z इक्वल टू -2 -3 आयोटा है, z इक्वल टू -2 -3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z की संयुग्मी। और मैंने क्या कहा कि ये रियल पार्ट है, छोड़ो कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को देखो आप। तो अगर नेगेटिव है तो उसे कैसा लिख दो, पॉजिटिव, वो उसका आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। फॉर इजी कि z इक्वल टू 1 आयोटा है, z इक्वल टू 1/1 1/1 आयोटा, और आपसे कहा इसका कॉन्जुगेट बताओ z की सही। z की संयुग्मी ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले वाली संख्या का ही आप क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले वाली संख्या का क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या अभी z स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले किस में लाएं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो z इक्वल टू 1/1 आयोटा, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को 1 से किया तो 1 प्लस आयोटा आया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, तो z इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। स्पष्ट नजर आ गया। तो अब z की संयुग्मी z बार, z की संयुग्मी z बार। तो रियल पार्ट क्या है, कोई मतलब नहीं, किस पर जाओ, इमेजिनरी पार्ट के साइन पर, पॉजिटिव है तो कैसा लगा दो, नेगेटिव 1/2 आयोटा। अब मान लीजिए आप यहां से डायरेक्ट करना चाह रहे थे तो कर सकते थे कि मुझे z की संयुग्मी निकालनी है, तो 1/1 प्लस क्या लिखता मैं, आयोटा लिखता, क्या लिखता, 1/1 प्लस आयोटा। बट ये संयुग्मी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, यानी कि इसको आपको किस में बदलना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते, 1 माइनस आयोटा, किससे गुणा करते, 1 माइनस आयोटा से। और जब 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिखते तो देखो नजारे, 1 माइनस आयोटा तो था ही, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक प्लस एक, क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। और यहां भी कुछ ऐसा ही आया है। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, चाहो तो आप डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई कर ले, बट आपको लाना किस में होता है उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब भी लाना पड़ता है, सबसे बढ़िया उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके लास्ट में उसका क्या निकाल लें, कॉन्जुगेट। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट। कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिफाइन की जाती है, संयुग्मी डिफाइन की जाती है। तो संयुग्मी में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट चेक करना। अगर वो पॉजिटिव तो सीधा क्या कर दो, नेगेटिव। यदि वो नेगेटिव तो सीधा क्या कर दो उसको, पॉजिटिव। रियल पार्ट से अपन को काम नहीं है कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो बेटा संयुग्मी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और जो सवालों में काफी काम में आती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि कल को आप संयुग्मी की क्या निकाल लें, दोबारा संयुग्मी निकाल लें, तो वो वास्तव में वापस क्या ही बनता है, कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी संयुग्मी, फिर दोबारा संयुग्मी। कि फॉर इजी कि z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो z बार क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा, और z संयुग्मी की संयुग्मी तो 1 माइनस आयोटा, जो किसके बराबर हो गया, z के बराबर। तो यदि कल को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी की आप दोबारा क्या निकालें, संयुग्मी, ऑलवेज वो क्या ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। दूसरी कंडीशन कहता है कि z प्लस z की संयुग्मी यदि आप करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी आप जोड़ तो 2 रियल पार्ट ऑफ z मिलता, 2 रियल पार्ट ऑफ z, मीनिंग z प्लस z की संयुग्मी करोगे तो जो रियल पार्ट है वो किसका मल्टीप्लाई मिलेगा, 2 का। फॉर इजी
कि z इक्वल टू 2+3 i, तो z की संयुग्मी 2-3 i, तो z प्लस z की संयुग्मी जुड़ेगा तो ये तो कैंसिल होगा, 2 और 2, तो 2 रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया 4, यानी कि जो रियल पार्ट था वो किसका मल्टीपल हो जाता है। सेम थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि z माइनस z की संयुग्मी कर लोगे तो 2 i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, कि z में से z की संयुग्मी घटा दो तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 का मल्टीप्लाई होता है, मीनिंग इसी को ही कर लो, z माइनस z की संयुग्मी 2+3 i -2+3 i, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 i कितने टाइम हो गया 2 टाइम, 2 i इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपन देखे तो 3 है, वो 2 i का क्या है। इसके बाद फोर्थ जो कंडीशन आती है कॉन्जुगेट, कि कल को z1 प्लस z2 की एक साथ संयुग्मी लगी हो, z1 की संयुग्मी प्लस क्या लिख सकते हो z2 की। ऐसे ही आगे की कहानी बढ़े कि z1 माइनस z2 की संयुग्मी लगी हो, तो z1 की संयुग्मी माइनस z2 की क्या लिख सकते हो संयुग्मी। और आगे बढ़े कि z1 डॉट z2 की संयुग्मी हो, तो z1 की संयुग्मी डॉट z2 की संयुग्मी। इसका जनरल टर्म देखें कि z1 डॉट z2 डॉट 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 zn की एक साथ संयुग्मी लगी हो, तो z1 की संयुग्मी z2 की संयुग्मी डॉट 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 zn की क्या लिख सकते हो संयुग्मी लिख सकते। और आगे बढ़ें कि z1 अपॉन z2 की एक साथ संयुग्मी लगी हो, तो z1 की संयुग्मी डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो z2 की संयुग्मी लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट z डॉट z की संयुग्मी अगर हो तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, अर्थात z1 डॉट z की संयुग्मी को मोड ऑफ z का क्या भी कह देते हैं होल स्क्वायर भी कह। वैसे मापांक में भी आएगा ये रिलेशन, बट यहां भी याद रखो कि z डॉट z2 की संयुग्मी इक्वल टू मॉड। ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टी थी किससे रिलेटेड, कॉन्जुगेट से रिलेटेड, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको बहुत याद होनी चाहिए। तो आज के इस बेसिक पार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडुलस। इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, मॉडुलस के बारे में कि एक मापांक सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, तो देखना। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो कल को मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसके मापांक को लिखा जाता है मोड ऑफ z द्वारा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z, तो उसके मापांक को किससे लिखा जाता है मोड ऑफ z। अब ये मोड ऑफ z डिफाइन कैसे होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो मोड ऑफ z होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब x क्या था रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और y क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मॉड्यूलस। कल को आपको किसी सम्मिश्र का मापांक ज्ञात करना हो, का फॉर्मूला ये होता है कि मोड ऑफ z इक्वल टू
काल्पनिक भाग का वर्ग और वास्तविक भाग का वर्ग का अंडर रूट। फॉर इजी कि z इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा आपको दिया और आपसे कहा इसका मॉडुलस बताओ, मापांक ऑफ z। अंडर रूट क्या करोगे, वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग -2 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का मतलब जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है, 3 का होल स्क्वायर, कहीं आयोटा का साथ में मत ले लेना। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट कितना 13। इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हो। और मान लो आपको कल को ऐसा मिल जाए फॉर इजी z इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा, और इसका क्या ज्ञात करो आप, का क्या ज्ञात करो, मापांक। तो देखना बेटे मॉडुलस, तो जब आप मापांक ज्ञात करने जा रहे हैं तो पहले देखो कि वो समिश्र स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ही अपन ने इस समिश्र संख्या को देखा तो ये अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिली तो पहले इसको किस में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो z इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या कहानी, वो भी इमेजिनरी पार्ट है, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टी, तो z इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। तो z इक्वल टू 1 को 1 + 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो 1 + 2 आयोटा आएगा, a - b, a + b का मतलब a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू --+1, तो क्या आ गया 1 + 2 आयोटा और डिवाइड बाई में कितना 5, तो बिल्कुल मानक रूप में z इक्वल टू 1/5 + 2/5 आयोटा, यानी कि ये आया है आपका मेन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो इसका मापांक मॉड ऑफ z, तो अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग तो 1/5 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग 2/5 का वर्ग, बस कैलकुलेट कर लो। तो अंडर रूट में 1/25, 4/25, तो मॉड ऑफ z अंडर रूट कितना 5/25, 5 5 25, तो अंडर रूट 1/5। इस तरीके से यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और उसका आपसे क्या पूछा जाए, मॉडुलस पूछा जाए, तो इजीली आप उसका क्या निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, मापांक डिफाइन कर सकते। तो ये बेसिक कंडीशन थी फंक्शन का क्या ज्ञात करने की, मापांक। अब मापांक की बेसिक प्रॉपर्टीज, तो उन प्रॉपर्टीज को भी अपन देखते हैं। तो देखना जैसे प्रॉपर्टीज अपन ने किसकी पढ़ी थी, कॉन्जुगेट की, ऐसे ही किसकी, मापांक कि कल को z की संयुग्मी का मापांक निकाल लें चाहे z का मापांक निकाल लें, दोनों का मान एक ही हो। फॉर इजी कि z इक्वल टू 1 - 2 आयोटा दे दिया, z इक्वल टू क्या दे दिया 1 - 2 आयोटा, तो अगर अपन इसकी संयुग्मी देखें तो 1 प्लस कितना आएगा 2 आयोटा। अब दोनों के मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो z का मापांक जब निकालेंगे तो अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग 1, काल्पनिक भाग -2, बट वर्ग के कारण तो प्लस का 4 ही हुआ ना, तो √5। ऐसे मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z का करेंगे, वास्तविक भाग 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, कितना √5। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे कॉन्जुगेट का आप मॉडुलस निकालें चाहे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालें, उनके मान पर कोई इफेक्ट। और जो दूसरी इसकी कहानी है, z.z की संयुग्मी ऑलवेज होता है मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये काफी अच्छा यानी कि रिजल्ट है, कॉन्जुगेट में भी आपको याद रखना है और यहां भी याद रखना है।
फिर इसके बाद कि Z1 प्लस Z2 का एक साथ आपको क्या दे रखा हो, मापांक। तो Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक ये ऑलवेज इससे बड़ा या क्या रहेगा, बराबर। कि आप दोनों समित संख्याओं को एक साथ जोड़े और फिर उनका मापांक निकाल, या फिर अलग अलग मापांक निकाल कर जोड़े तो इसका मापांक या तो इसके मापांक के क्या ही रहेगा, बराबर, या अलग अलग जिनका मापांक का योग किया है वो इस मापांक से क्या रहेगा, बड़ा। mod of z1 minus z2 is greater than equal to mod of z1 minus mod of, अगर आपने डिफरेंस किया दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का पहले और फिर उसका मॉडुलस निकाला तो वो मॉडुलस या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा उनके अलग अलग मापांक के डिफरेंस के। ऐसे ही कल को z1 डॉट z2 का मापांक हो तो उसको लिख सकते हो z1 का मापांक z2 का मापांक। अगला यदि z1 अपॉन z2 का मापांक एक साथ हो तो मॉड ऑफ z1 और लिख सकते हो मॉड ऑफ z2। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी बेटे किसकी, मॉडुलस फंक्शन की, जो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे उनमें ये सारी चीजें काम में आए। तो ये बेसिक थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर से जो जो चीजें आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने जाओगे, तो इंट्रोडक्शन हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वैल्यू ऑफ आयोटा हो गई, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि कैसे जोड़ा घटाया, ऑपरेशन, वो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने सिर्फ क्या ही पढ़ा, दो कोई की एडक्टिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। उसके बाद कॉन्जुगेट किस तरीके से संयुग्मी डिफाइन करते हैं, क्या संयुग्मी की प्रॉपर्टीज होती है, धर्म होते हैं। ऐसे ही मॉडुलस की कैसे मॉडुलस डिफाइन किया जाता है, क्या मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ बेसिक जो आपके एनसीईआरटी कक्षा 11th का जो भी मामला था उसकी लगभग अपन ने थ्योरी और थ्योरी के साथ क्या कवर कर लिया, एग्जाम्पल के माध्यम से प्रत्येक पैटर्न को अपन समझ लिए हैं। तो बेटे आज की क्लास में अपन ने पूरी कंप्लीट थ्योरी कवर की है। कल की क्लास में जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पलों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।